नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू में। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं बेहद ही खास मेहमान, श्री उमेश गुप्ता जी इन आईपीएस ऑफ बैच 2020। सर की कहानी बेहद ही इंस्पायरिंग है। एक ग्रामीण परिवेश से आके एक आईपीएस तक का सफर। चलिए सीधी बात करते हैं सर से और जानते हैं उनकी कहानी। स्वागत है सर आपका स्टडी आईक्यू पर। जी, थैंक यू सो मच। मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि आज का जो इंटरव्यू सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग आईआईटी बीएचयू से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की, फिर वो आईईएस बने, आईआरएस बने, एंड देन फाइनली ये जो जर्नी है वो आईपीएस पे आके खत्म हुई। और एंड आई एम श्योर यू आर ऑल सेट टू सर्व द नेशन सर। वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू। थैंक यू वेरी मच। हम सर से बातचीत करेंगे, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो इस इंटरव्यू सेशन में निकल के आने वाली है, दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड ऑल्सो, कि आपकी जो भी भाषा है वो मतलब नहीं रखती, जो आपका नॉलेज है वो भी मायने रखता है। और हम इस बातचीत में आपको पता भी चलेगा कि सर की स्कूलिंग टोटली हिंदी माध्यम में हुई है, बट एग्जामिनेशन उन्होंने कैसे एस किया उसके बारे में बात करेंगे। सर शुरुआत करती हूँ पहले प्रश्न से। पहले आईईएस, फिर आईआरएस और अब आईपीएस, आप इस जर्नी को किस प्रकार देखते हैं? थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म। ये जर्नी जो था, इट हैज बीन कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इवोल्यूशन प्रोसेस। सो इस प्रोफेशनल एडवांसमेंट के साथ साथ, लाइक एकेडमिक एक्सेलेंस के साथ साथ, व्हाट आई हैव लर्न फॉर माई पर्सनल लाइफ, उसके लिए मैं ज्यादा थैंकफुल हूँ। लाइक वेयर आई स्टैंड टुडे is a better person, is a more evolved person. That excites me a lot. And the part and parcel of this journey was that I qualified the exams not once but twice. Right. So I'm very thankful to Almighty that I was given this opportunity despite coming from such a humble background, such a rural background. I got this opportunity to appear for UPSC, and not only appear but also qualify for UPSC. But at the same time, during this whole journey or during this whole process, I as a person have evolved a lot, that I'm really thankful for. सर जैसे आपने बताया कि ये जो जर्नी रही है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग और लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, मैं जान सकती हूँ कि मतलब क्या मोटिवेशन था, क्योंकि आप ऑलरेडी एक आईईएस थे, उसके बाद फिर यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना? इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। मैं एक गांव, मतलब एक बिल्कुल ही ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। छत्तीसगढ़ का एक वन ऑफ द रिमोटेस्ट कॉर्नर है नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में। यहाँ तक कि मेरा जो नियरेस्ट होम टाउन है उसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। राइट। तो मैं वहां से जब 12th क्लास का एग्जाम जब मैंने क्वालिफाई किया था, तो बाय गॉड्स ग्रेस मुझे स्टेट मेरिट लिस्ट में सेकंड रैंक मिली थी। क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था, अपने स्टेट बोर्ड से पढ़ता था, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो मुझे एक स्टेट लिस्ट में आना वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर माय करियर। उस टाइम पे मुझे डीएम सर ने इनवाइट किया था जस्ट टू फेलिसिटेट, और रिजल्ट के नेक्स्ट डे ही मैं अपने पापा के साथ गया था उनके डीएम बंगलो पे, और उन्होंने मेरे साथ ब्रेकफास्ट किया था, लंच भी किया था। ही गेव मी हाफ ऑफ हिज डे टू मी कंप्लीटली। तो संडे का दिन था, एंड दैट डे somehow inscripted something in my mind कि नहीं, मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। और उनकी लाइफस्टाइल, उनका जो इम्पैक्ट था, उनका जो रोल था, फॉर एग्जांपल उस आधे दिन में हमारे साथ ही उन्होंने कितने लोगों से मुलाकात की होगी। राइट। तो उन्होंने उसी टाइम पे पूछा था कि आगे क्या करना है। तो हम लोग का बचपन से सपना रहता था कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। तो बिलीव मी, तब तक दिमाग में कहीं दूर दूर तक नहीं था कि मुझे यूपीएससी करना है या फिर आईएएस आईपीएस बनना है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे दिमाग में इम्प्लांट किया। उनका नाम डॉक्टर रोहित यादव है, वो 2001 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे इंस्पायर किया। उसके बाद मैं आईआईटी में चला गया, वहां से ग्रेजुएशन किया। वहां पे तभी से मेरे दिमाग में था कि मुझे यूपीएससी अपीयर करना है। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे क्वालिफाई करना है या फिर आईएएस आईपीएस बनना ही बनना है, ये कभी नहीं था। इसीलिए मैं शायद हमेशा जो बहुत सारे लोगों ने जो एस्पायरेंट वाली सीरीज देखी होगी टीवीएफ की, उसमें प्लान बी होता है, तो मेरा हमेशा प्लान बी रेडी होता था। मैं कभी ऐसा था ही नहीं कि मैं सिर्फ इस एग्जाम के पीछे हूँ इस टाइप का। तो ये पर्सनल टू पर्सनल सबकी वेरी करते हैं, बट मेरा ऐसा था कि
हाँ, ट्राई करना है, हो गया वेल एंड गुड, क्योंकि मैंने हमेशा अपने लाइफ में अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके रखा कि मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। मुझे मोस्टली लगता था कि यार हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा है, कभी ये भी नहीं पता था कि मतलब विधायक को एमएलए बोलते हैं। एमएलए का हमें फुल फॉर्म भी नहीं पता होता था इवन ग्रेजुएशन तक, ठीक है। तो उसके बाद फिर इतने बड़ी जर्नी के लिए एस्पायर करना, उसके लिए एक विल पावर चाहिए थी। लेकिन एक चीज थी कि जो चीज हाथ में ले लिया ना, उसको एक्सेलेंट के साथ करना है, उसमें एक्सेलेंस करना है। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियोस में देखता था, तो उसमें से मेरे फेवरेट संदीप माहेश्वरी रहे हैं। उनकी एक बात मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं जहन में घर कर गई कि मैं किसी काम को उस हद तक जब तक नहीं कर लेता, जिस हद तक की कोई सपने में भी करने की नहीं सोच सकता। कहीं ना कहीं इस बात ने मुझे, जो भी काम मैं करता हूँ, वो चाहे घर पे थोड़ा सा लाइक साफ सफाई के काम से लेके यहाँ तक कि यूपीएससी के प्रिपरेशन का काम, हर चीज में अपना बस 100% दे देना और भूल जाना उसको। तो ये जो चीज थी ना, वो मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करती थी कि मतलब कुछ तो करना है, कुछ बड़ा करना है, ठीक है। और सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर ये था कि एक तो ये प्लेटफॉर्म ऐसे प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप लार्जर पिक्चर पे, एक लार्जर लेवल पे समाज के लिए कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर ये होता है कि अगर आप ऐसे परिवेश से आते हैं, आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ की लोग 12th या फिर ग्रेजुएशन के बाद आगे की पढ़ाई का सोचते भी नहीं है, या फिर यूपीएससी तो बहुत दूर दूर की बात है, ठीक है। तो वहां से आकर आके अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आप एक इंस्पिरेशन बनेंगे, आप मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के इंस्पिरेशन बनेंगे, और आपकी वजह से अगर कोई दो चार बच्चे भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। तो ये मेरा बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता था। सर आप जिस तरीके से बता रहे थे, आई लिटरली हैड गूज़बम्प व्हेन यू टोल्ड कि आपने स्टेट टॉप किया था, उसके बाद डीएम सर के साथ यू हैड योर लंच, और कहीं ना कहीं वो जहन में आपके बैठ गया, और आज आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेंगे, क्योंकि इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ से भी आते हैं, क्या बैकग्राउंड है, क्या मीडियम है, बस मैटर करता है कि आपके सपने में कितनी बड़ी जिद है। और जैसे आपने कहा कि सपने इतने बड़े देखो कि कोई सपना भी नहीं कर पाए कि वो सपने भी होते हैं। डेफिनेटली। सर मैं इसको थोड़ा सा और मैं इस पे जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स नहीं है, हिंदी मीडियम है, या फिर उनके जो स्टेट लैंग्वेजेस हैं, कहीं ना कहीं एक इंफीरियोरिटी सी रहती है कि हाउ टू कॉम्पिटिट विद अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से जमाना आगे बढ़ रहा है। तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आप एक जीता जागता एग्जाम्पल हैं कि it doesn't matter, anything doesn't matter unless and until you have your own grit and determination. यस, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। क्योंकि देखिए, जो बेसिकली हम लोग जो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं ना, उनमें सबसे बड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हमें एक्सपोजर, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो मुझे 12th के बोर्ड एग्जाम्स के जस्ट पहले पता चला कि आईआईटी जेईई जैसी कोई चीज होती है दुनिया में, राइट। आई वाज नॉट इवन अवेयर कि आईआईटी जैसी कोई इंस्टीट्यूट होती है हमारे देश में। हमें सिर्फ होता था स्टेट में प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है, पीईटी होता है, सीजीपीएटी एट दैट टाइम। और उस समय इंटरनेट की दुनिया नहीं थी, लाइक हम फीचर्स फोन यूज करते थे, नोकिया 1208 वाले। तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन का वैक्यूम था, एक वॉइड था, राइट। तो वहां पे क्या होता था कि फिर अगेन आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आप अपने लेवल पे बेस्ट करो, राइट। क्योंकि हम जब बात करते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में, हम पढ़ते हैं कि देयर शुड बी इक्वालिटी अमंग द इक्वल्स, राइट। बट वो हर जगह पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सेल्फ बिलीफ है ना, इफ यू नो हाउ टू लर्न, कोई भी चीज हो, नॉट ओनली अबाउट द एजुकेशन या फिर स्टडी, अब कोई भी स्किल अगर सिर्फ आपने एक एक विल पावर होनी चाहिए, एक आपकी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप कहीं भी किसी चीज को सीख सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, देखिए अगर आपको लगता है आप में कमियां हैं, डिफरेंसेस हैं, राइट, तो आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि उन डिफरेंसेस को काटा जा सकता है, उन डिफरेंसेस, उस कमियों को दूर किया जा सकता है। उसका बेस्ट तरीका है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहाँ कहाँ मेरी कमियां हैं, ठीक है। अब देखिए, आप कंपेयर कर लीजिए कि जो जो बच्चा किसी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आता है इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, और आप किसी सरकारी स्कूल या फिर बिल्कुल ही एकदम रूरल एरिया से पढ़ के आते हैं, क्या किस चीज का डिफरेंस हो सकता है? दो तीन चीजें हो सकती हैं। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग क्वालिटीज उतनी अच्छी नहीं होंगी, आपकी वोकेबुलरी पे उतना कमांड नहीं होगा, आपका एक्सपोजर नहीं होगा, राइट।
हो सकता है आपने सिलेबस में सारी चीजें कवर नहीं की हो जो उस बच्चे ने ऑलरेडी कर रखी हैं। यहाँ पे डिफरेंस को पाटने का सबसे अच्छा तरीका होता है, सपोज कोई कोई इंसान सामने वाला आपका एक सर्टेन स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, वो 5 किलोमीटर पर आवर, टेक दिस क्रूड एग्जांपल, से दौड़ रहा है, और आपको पता है कि उसने ऑलरेडी इतना रास्ता कवर कर रखा है, आप पीछे से स्टार्ट करते हैं तो आप 7 या 8 की स्पीड से भागो ना, राइट। तो अगर ये एटीट्यूड आप अपने अंदर रखते हैं ना, तो डेफिनेटली आप कुछ अभी इंफीरियोरिटी वाला कॉम्प्लेक्स तुरंत चला जाता है, राइट। और उसके लिए आपको खुद पे भरोसा करना बहुत जरूरी है, और ये कंपैरिजन की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हर इंसान की काबिलियत अलग होती है, ठीक है। तो अपने आप को पहचाने और अपने विल पावर को इतना स्ट्रांग रखे ना, जैसे मैंने बोला ना कि किसी भी काम को करने के लिए उस तरह की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, राइट। तो आप अपनी चीज, अपने को खुद को बाकी डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें, ठीक है। वो जहां पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपको वो भी टाइम यूटिलाइज करना है, ठीक है। इवन मैं कॉलेज के 4th ईयर में भी मतलब मेरे फ्रेंड्स मूवीज जाते थे, मैं नहीं बोलता कि दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ लाइफ, आपको एंजॉय करना चाहिए, बट अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जहाँ पे एक खाई है जो आपको पाटनी है, तो आपको उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो आपको कुछ चीजें सेक्रीफाइस करेंगे, पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लिया, ठीक है। अगर वो 6-7 घंटे का इनपुट दे रहे हैं तो आप 10 घंटे का दीजिए। दिस इज द ओनली वे टू कॉन्कर योर सेल्फ, ठीक है। तो ये माइंडसेट बहुत जरूरी होता है। देखिए कमियों को जब हम देखते हैं ना, ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं देखनी चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव 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 सोचेंगे, आप रियलिस्टिक पॉजिटिव सोचिए ना, जिसको रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब जब आप रियलिस्टिक सोचेंगे कि हाँ ये कमियां हैं, इनको मैं दूर करूंगा, अब उन कमियों को आइडेंटिफाई करके दुखी होकर बैठ नहीं जाने, अरे मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो ये एक तरीका होता है जो आप इस इंफीरियोरिटी से अपने आप को बाहर ला सकते हैं। सर आपने माइंडसेट की बात की और सपने की बात की, डिटर्मिनेशन की बात की। मैं आपसे जानना चाहूंगी, नाउ सिंस यू हैव कॉन्कर्ड दिस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस को आज भी हम सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड एग्जामिनेशन मानते हैं बिकॉज इट्स रियली वेरी टफ। आप एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आपने आपने भी यू हैड योर ओन सेट ऑफ स्ट्रगल्स, चाहे वो मीडियम का स्ट्रगल हो, चाहे किस तरीके से पढ़ाई करनी हो। नाउ व्हेन यू सी योरसेल्फ, किस तरीके से फीलिंग है जब आप अपनी जर्नी को एक आईने में रिफ्लेक्ट करते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक आगे का क्या जर्नी होने वाला है? सी मैंने जो लाइक अभी मैं जहाँ पे भी हूँ उसके लिए व्हेन आई सी दिस, तो मुझे जो भी सर्विस है या फिर जो सक्सेस मिला या जो रैंक मिली, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर लगता है कि एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि व्हाट आई वांटेड टू डू आई वाज एबल टू डू इट, राइट। दूसरा चीज ये है कि जो सेल्फ इंप्रूवमेंट है, ठीक है, मेरे को सबसे बड़ी लर्निंग ये लगी थी कि जहां जहां डेफिसिट्स है, जैसे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीएससी की तैयारी कर, उनको पता होगा गांधी जी का जो जंतर है, तालिस्मान ऑफ गांधी जी, राइट। उसको मैंने अपने पर्सनल लाइफ पे ऐसे अप्लाई किया कि इट डिड वंडर्स फॉर मी। उनका कहना है कि इफ यू आर इन अ डिलेमा टू टेक अ डिसीजन और टू टेक अ स्टेप, right, you have to think about the poorest person which you have come across in your life. अगर आपको कभी भी ये संशय होता है, संदेह होता है कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं, आपको एक ऐसे इंसान के बारे में सोचना चाहिए जो सबसे गरीब हो, जो सबसे डाउन ट्रोडन हो, जो सबसे वल्नरेबल हो, तब आपको स्टेप ले लेना चाहिए अगर वो उसको बेनिफिट करने जा रहा है। मैंने इसको खुद पे अप्लाई किया कि मैं जो करने जा रहा हूँ और जिस कार्य का मुझे मतलब जिस काम को मैं अचीव करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जिस चीज की जरूरत है, तो मैं वो काम करने जाऊंगा जो मेरे प्रिपेरेटरी माइंड के सबसे पुअरेस्ट सेक्शन पे बेनिफिशियल होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा इंग्लिश लैंग्वेज वीक है, राइट, आई विल वॉच सो मेनी ऑफ वीडियोस यूट्यूब पे, न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, उनसे वोकैब स्टैब्लिश करूंगा, वोकैब गैदर करूंगा, वर्ड्स गैदर करने में, क्योंकि आंसर्स लिखने के लिए आपको वर्ड्स चाहिए होंगे, राइट। तो वो मेरा पूरेस्ट सेक्शन ऑफ माइंड था जहां पे मैंने काम करना स्टार्ट किया, राइट। तो ये चीज जो है ना, जो मैंने अपने आप को रिफ्लेक्ट करता हूँ, तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, ये आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक अलग लेवल का कंटेंटमेंट। एंड द सेकंड थिंग वाज कि आई वाज नॉट एबल टू फोकस टू मच, स्पेशली कॉलेज लाइफ के बाद थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल डाउन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉयमेंट आप इसमें होते हैं, बहुत सारी चीजों में होते हैं, राइट।
तो सेकंड थिंग मैंने बहुत अच्छी लर्न की कि अब माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा मेडिटेट करो, राइट? व्हेन यू आस्क द क्वेश्चंस यू फाइंड द आंसर्स। ये मेरी फिलॉसफी रही है कि एक इंक्वायरिंग माइंड डेवलप हुई उससे। जो भी प्रॉब्लम है यू जस्ट ट्राई टू फाइंड इट्स आंसर। आंसर या तो गूगल से मिल सकता है या किसी एक्सपर्ट से मिल सकता है। ऐसे इंसानों के कांटेक्ट में आओ जिन्होंने उस रास्ते पर चल चुके हैं जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हो, राइट? तो ये जो इंक्विजिटिव माइंड का जो डेवलपमेंट हुआ, उसने मेडिटेशन सिखाया कि यार कंसंट्रेशन बढ़ाना है, मेडिटेशन करना चाहिए। अब मेडिटेशन से क्या निकल के आया, ये काइंड ऑफ इंसान अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करता है इनके थ्रू। मेडिटेशन से क्या हुआ, अवेयरनेस बढ़ा, राइट? इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ा, जो कि लाइफ में कहीं ना कहीं, ना सिर्फ इस एग्जाम में, जबकि पूरी लाइफ में आपको हेल्प करने वाली है। So this is how I see myself today, is a more evolved, more grown, and a more mature person, not in the professional or academic excellence, but also in the personal life. वेरी ब्यूटीफुल आंसर। और मुझे लगता है कि इस आंसर से बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द पोस्ट दैट वी आर सेलिब्रेटिंग, बट इट्स ऑल्सो अबाउट द ह्यूमन बीइंग दैट वी हैव इवॉल्व्ड, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सर आगे चलती हूँ और बात करती हूँ, आपने माइंडसेट की बात की। तो जो भी स्टूडेंट्स सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, क्या माइंडसेट के साथ आना चाहिए, क्योंकि इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव, बहुत टफ है, बट अगर माइंडसेट राइट है तो थिंग्स आर प्रीटी मच इजी। डेफिनेटली। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू रिक्वायर दैट व्हाई। आपको क्यों चाहिए, कोई चीज चाहिए तो क्यों चाहिए। वो इनर डिजायर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ना कि आपको वो सोने ना दे। जैसे बोलते हैं ना कि सपने वो देखो जो आपको सोने ना दे, राइट? मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं कि आप अपने अंदर सपनों का बीज ऐसा बोए ना जो सोने ना दे, राइट? आपके रग रग में वो चीज चल रहा हो। अगर आप टेक द एग्जांपल, यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है, सिविल सर्विस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उन पे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको मास्टरी हासिल करनी है, थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। तो एक जो माइंडसेट है आपका, उस हिसाब से प्रोग्राम होना चाहिए कि उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, राइट? आप माइंडसेट, इसको मैं इस एग्जांपल से करूंगा कि आप बाहर जा रहे हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, बस में धक्के खाते हुए जाते हैं, रोड गड्ढों वाले हैं, आपको बम्प्स मिलते हैं बस की सीट पे। वहां पे आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए, दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट इन आवर कंट्री। आपने GS3 के इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक से इसको रिलेट कर दिया, राइट? व्हेन यू फील समथिंग ना, यू डोंट नीड दैट रीडिंग। डेफिनेटली अगर अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई क्वेश्चन आया, आपका दिमाग तुरंत रोड की तरफ जाएगा। व्हेन यू आर विजिटिंग अ टेम्पल, राइट, तो टेम्पल का इकोनॉमी और सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। टेम्पल एक तो कल्चरल एट्रीब्यूट्स, कल्चरल गैदरिंग का प्लेस होता है, राइट? It showcases our the historical cultural significance. Second thing, social gathering होती है यहाँ पे, right? Third thing, economic importance है, ठीक? उसके बाहर बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ पे मिठाइयाँ मिठाइयाँ बिकती हैं, नारियल के फ्रूट्स बिकते हैं, किसी मंदिर में अगर माता का मंदिर है चुनरी बिकती, इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रखा है, राइट? तो अल्टीमेटली टेम्पल इज अ लोकेशन वेयर इकोनॉमी, देयर इज जनरेशन ऑफ जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन है। इस तरह से आपको एग्जांपल सोचने पड़ेंगे। दिस इज द माइंडसेट, राइट? एंड द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ इट इज कि आपको रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग वाला एक एटीट्यूड लाना पड़ेगा आपके अंदर, ठीक है? इसको मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि जो रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग होता है, एक तो होता है पॉजिटिव थिंकिंग जो इल्यूजनरी वाला होता है कि नहीं हम ऐसा हो जाएगा, फिर मैं ऐसा पॉजिटिव ही सोचूंगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, नॉट नेसेसरीली। जब तक आप नेगेटिव नहीं देखेंगे, हाउ कैन यू इंप्रूव अपॉन दैट, राइट? देयरफॉर यू नीड अ क्लियर कट माइंडसेट। आपको जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो क्लियर होना चाहिए कि क्यों सिविल सर्विसेज आप कर रहे हैं। और सेकंड चीज जो सर ने बताई कि यू नीड टू बी वेरी वेरी विजिलेंट। अगर आप टेम्पल भी विजिट करें तो यू शुड नो कि ये क्या है और कैसे इनका इम्पैक्ट आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होता है। एंड दिस इज, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो शायद सिविल सर्विसेज की जर्नी आसान नहीं कहूंगी, बट आपको समझ आ जाएगी और आप प्रिपेयर अच्छे से कर सकेंगे। सर मैं आपकी जर्नी से ये बात करूंगी कि आप IAS थे
ऑलरेडी ये बहुत ही लुक्ड अप टू करियर होता है, फिर सिविल सर्विसेज में आना, आपने ऑलरेडी मेंशन किया है कि सपने ऐसे देखो कि शायद कोई ऐसे सपने भी ना देखे, बट कई बार क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि डिस्ट्रैक्शंस हुए, लगा कि इट्स नॉट हैपनिंग, लेट्स गिव इट अप, बहुत पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि व्हेन दे हैव अ यू नो बैकअप करियर वेरी वेरी सेटल्ड, तो वो उतने रिगरसली तैयारी नहीं हो पाती, लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस। देखिए, इसमें 2 चीज़ें आती हैं कि पहले तो बताया कि आपको पता होना चाहिए क्यों चाहिए, राइट? तो मेरा रीज़न था आईईएस से या फिर इंजीनियरिंग सर्विस से सिविल सर्विस में आने का कि मुझे यहाँ पे एक बिगर प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा। डायरेक्ट लोगों से इंटरैक्ट करने का, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक मौका मिलेगा, जो कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा ज़्यादा इनर सैटिस्फैक्शन देगा, राइट? द सेकंड थिंग वाज़ कि मैं शायद मेरे अंदर ये चीज़ हमेशा थी कि आई वांट टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल, और स्पेशली मैं अभी कुछ मोटिवेशनल स्पीकर का भी काम कर रहा हूँ। मैंने खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, इन व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट दी ऑल दीज़ थिंग्स, माइंडसेट, फियर ऑफ फेल्योर, कैन आई डू इट, हाउ टू ओवरकम द सेल्फ डाउट, राइट? आई रिक्वेस्ट द ऑडियंस, अगर आपको इफ यू नीड सच थिंग्स, यू कैन जॉइन माय चैनल, इट इज़ उमेश गुप्ता आईपीएस के नाम से है, ठीक है? तो मेरा एक बड़ा मोटिवेशन था कि आई वांटेड टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल, राइट? और जो सिविल सर्विसेज से जो लार्जर प्लेटफ़ॉर्म मिलता है, वो मुझे दिखता था, राइट? द सेकंड एस्पेक्ट वाज़ कि मैं प्रोसेस को एन्जॉय करता था। मुझे सिविल सर्विस की तैयारी इतनी इंटरेस्टिंग लगती थी कि बिलीव मी, मेरा ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, और मैं जब मॉर्निंग से न्यूज़पेपर के साथ अगर जीएस पढ़ना स्टार्ट करता था, तो शाम के मैं सोचता था 5 बजे तक मैं इसको वाइंड अप करके इलेक्ट्रिकल चालू करूँगा, बट वो कभी 5 बजे बंद हुआ ही नहीं। क्योंकि कहीं न कहीं इतना इंटरेस्ट आता था मुझे जनरल स्टडीज़ में, स्पेशली न्यूज़पेपर, लोग 1 या 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कई बार मैं लाइव मिंट के आर्टिकल्स निकाल के पढ़ता था। क्योंकि मुझे इतना मजा आता था ना, लाइक जब स्टार्ट किया था, हाँ, एक समय के बाद लगा कि अब सारी चीजें आप जान गए हैं, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होने लगता है, बट शुरुआत में इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें थी ना, चाहे वो ऐसे ऐसे टर्म्स मिलते थे, जैसे वैसेक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी है, मेडिकल साइंस में क्या प्रॉब्लम्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं, इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, जैसे कुछ कुछ ऐसी चीजें जो हम कभी सपने में सोच नहीं सकते थे। इसमें सबसे क्रूड एग्जांपल है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का काम होता है, राइट? विच इज अ वेरी वेरी absurd थिंग, जो कि हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा कुछ होता है, राइट? बट इट इज द फैक्ट ऑफ सोसाइटी, राइट? आप इतना सारा चीज देखते हैं कि क्या रहा है वर्ल्ड में, क्या हो रहा है, हमारी इंडिया में क्या चीजें हो रही हैं, और ना सिर्फ आप, हम तो न्यूज से देख सकते हैं वो सारी चीजें, बट इन डेप्थ एनालिसिस कैसे होता है उसका, दीज थिंग्स यूज्ड टू वेरी वेरी फैसिनेट मी। मैं तो रोड पे भी जब ट्रेवल कर रहा होता था या फिर ट्रेन में ट्रेवल कर रहा होता था, तो मेरे फ्रेंड्स मूवीज देखते थे, ये देखते थे, मैं किसी भी वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल इनसाइट्स ऑन इंडिया पे एडिटोरियल्स पढ़ता था, या फिर न्यूज़पेपर में ही पढ़ता था, राइट? So it's a mix of your mindset, your target, at the same time how you are enjoying the process, right? Even कैसे इंटरलिंक करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 2017 के एग्जाम में व्हेन आई गॉट 179 रैंक, आई रोट दिस एस्से, न्यू वुमेन इन इंडिया इज अ मिथ, ठीक है? अब किसी भी एस्से के लिए मैं इंट्रोडक्शन वगैरह कभी तैयार नहीं करता था, मैं वही सोचता था, और वहां पे क्लिक किया। कुछ दिनों पहले इंडिया वुमेन टीम का वर्ल्ड कप मैच हुआ था, उसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, उसमें हरमनप्रीत कौर ने 175 रन बनाए थे। और वहीं पे मैं इमेजिन करता हूँ, मेरे गांव में एक लड़की हुआ करती थी, मेरे बैचमेट थी, शी वाज मैरिड एट द एज ऑफ 15 एंड शी वाज हैविंग 3 चिल्ड्रन नाउ। इसमें मैंने कहानी बना दी कि हम लोग घर पे बैठे हुए थे, वो भी बैठी हुई थी, शी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज़ शी वांटेड टू बिकम क्रिकेटर, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती थी। ये ऑब्जर्वेशन अवेयरनेस नहीं है तो क्या है, राइट? यू डोंट नीड स्पेसिफिक प्रिपरेशन फॉर देम, राइट? तो ये चीजें मुझे बहुत फैसिनेट करती थी, कैसे आप अपने पर्सनल लाइफ एग्जांपल्स को आप पेपर में उतार रहे हैं, वहां पे आंसर शीट पे उतार रहे हैं। दैट वाज द रीजन आई कुड सस्टेन। और मैं इनको बोलूंगा भी, जो अगर आपको लगता है कि आप ये चीजें एंजॉय करते हैं, तो आपकी राह बिल्कुल ही आसान हो जाती है। आपको बहुत ज्यादा किताबों के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती है। आप जो इतने सारे कोचिंग के मटेरियल्स पढ़ते हैं, उनमें यही सब बातें लिखी होती हैं, राइट? अपने आप को उस फ्रेमवर्क में रखिए, अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम देखने आप शहर में रखिए, अपने आप को हर जगह प्रॉब्लम दिखती है, आपको 10 पॉइंट बनाने में टाइम ही नहीं लगेगा, ठीक है? यस, यू नीड टू स्टडी, यू नीड फैक्ट्स, यू नीड द एग्जांपल्स, यू नीड डेटा, राइट? बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। अपने दिमाग को दौड़ाना है, थॉट प्रोसेस को एक्सप्लोर करना है। जब आपका थॉट प्रोसेस इनलार्ज होगा, तो डेफिनेटली आपको पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करता है। थॉट प्रोसेस इनलार्ज हो, और इसको पूरे प्रोसेस में आपको इनलार्ज करना ही है, तभी ये प्रोसेस आसान है।
सर, न्यूज़पेपर की आपने बात की एंड हाउ मच यू वर एंजॉयिंग रीडिंग न्यूज़पेपर। हमेशा एस्पिरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, 2 घंटा 3 घंटा, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। मैं चाहती हूँ आप बताएं कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए और कैसे चीजों को कनेक्ट करनी चाहिए। देखो, न्यूज़पेपर का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको जो रिसेंट सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज चल रही हैं, राइट, सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल जो भी है ज्योग्राफिकल इश्यूज चल रही हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो, ताकि आप अपना थॉट प्रोसेस से दिमाग दौड़ा के उसके बारे में सोच सकें। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले सिलेबस को समझना पड़ेगा, सिलेबस की डिमांड क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने पड़ेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब न्यूज़पेपर पढ़ने में मजा आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रिकेट में स्पोर्ट्स के पेज पे 1 घंटा अपना वेस्ट कर रहे हैं, राइट। और टाइम कभी भी फैक्टर होना ही नहीं चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। आप एक लिमिट फिक्स करिए कि मैं 1.5 घंटा मैक्सिमम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, और मिनिमम में 1 घंटा या आधा घंटा दे सकता हूँ। किसी दिन पता चला द हिंदू आपने उठाया 3 या 4 एडिटोरियल से, उसमें से एक भी काम का नहीं है, तो पॉलिटिक्स पे बात की हुई है, राइट, तो फिर आपको उसको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप वो टाइम कहीं और इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, बेसिकली न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप जो एक थॉट प्रोसेस को डेवलप करने का तरीका है, दैट इज वेरी मच सर्व्ड इन द एडिटोरियल वाले आर्टिकल्स होते हैं। तो एडिटोरियल से स्टार्ट करें, जस्ट ग्लांस थ्रू इट। क्या में इलेक्शन चल रहा है, उसमें कई बार आर्टिकल्स आ रहे हैं कि इलेक्शन इज बीइंग फॉट ऑन द नेम ऑफ हिंदुत्व एंड रिलीजन के नाम पे, या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। तो वहां से आपको अब नोट्स बनाने की जरूरत कतई नहीं है कि ये हो रहा है यूपी में। बस 2 चीजें वहां से निकलती हैं कि देयर इज कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, दूसरा चीज निकल के आता है कि रिलीजन के बेसिस पे वोट मांगा जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अगेंस्ट है। ऐसे इंटरलिंक करके उस एडिटोरियल काम वहीं खत्म हो जाता है, राइट। गवर्नर पे कोई आर्टिकल आता है, उसमें रिसेंट मान लो अभी महाराष्ट्र में कुछ इशू हुआ था कि असेंबली में स्पीकर के इलेक्शन के लिए गवर्नर का जो मतलब डेट उसको फिक्स करना था, उसने मना कर दिया। तो रोल ऑफ गवर्नर पे क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो, जनरली गवर्नर पे आप पढ़ते हैं, सभी जो बुक्स या स्टैंडर्ड कोचिंग नोट्स में मिलेंगे आपको, इस पे कभी नहीं मिलेगा कि गवर्नर का रोल स्पीकर के इलेक्शन में भी है। तो ये पॉइंट आपको नोट करने की जरूरत है। अगर मेंस के पेपर में आता है क्वेश्चन कि गवर्नर के जो पोस्ट है दैट इज वेरी मच कंट्रोवर्शियल, उसमें आप एक एडेड पॉइंट लिख सकते हैं व्हिच वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। बिलीव मी, जैसे दूसरा एग्जांपल था कि जो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट है केरला में, उसमें गवर्नर का रोल रहा। अब देखो, बात यह है कि I am not in the examination process, still I am aware of these facts. It is only the interest, right? Inquisitive mind, what is happening out there? ठीक है, तो इस तरह से आपको न्यूज़पेपर्स को पढ़ के यूज करना है। और उसके अलावा जो कोचिंग के जो वीडियोस बना रहे हैं, जैसे आपने स्टडी IQ में आप लोग के यहाँ न्यूज़पेपर का विश्लेषण, न्यूज़पेपर का एक एनालिसिस देते होंगे, राव IAS है वहाँ पे, ओनली IAS है, आप उनको यूज कीजिए ना। जो कुछ भी प्रीलिम्स के लिए आप इन्फॉर्मेशन निकालने जाएंगे न्यूज़पेपर से, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ। ठीक है, आप 2 घंटे स्पेंड किए, पता चला प्रीलिम्स के लिए कोई फैक्ट ही नहीं निकला, तो ये आप कोचिंग के नोट से, कोचिंग के वीडियो से निकाल लीजिए। प्रीलिम्स के लिए आप किसी भी कोचिंग वेबसाइट से या कोचिंग के यूट्यूब चैनल से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक प्रीलिम्स स्पेसिफिक वीडियोस लोग बनाते रहते हैं, और जो एडिटोरियल वाला पार्ट है वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि न्यूज़पेपर में कंटिन्यूटी में आते हैं, लाइक एक इशू है, राइट। फॉर एग्जांपल अभी एक हेट स्पीच का इशू था जो हरिद्वार में चला। अगर वो इशू आप कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ेंगे ना, तो आप उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को नहीं समझ पाएंगे। जैसे एक ऑथर ने लिखा किसी पहले दिन कि यार ये इश्यूज हुए एंड दिस इज हाउ इट कुड बी कर्टेल्ड, या फिर इट कुड बी एड्रेस्ड। अदर एस्पेक्ट लेके कोई और आता रहेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, राइट। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग तभी डेवलप होगी जब आप कंटिन्यूटी में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर इज अ मस्ट, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। प्रीलिम्स के लिए इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर पढ़ के निकालने की कोशिश कतई नहीं करें, इट इज अ वेरी आर्डुअस टास्क। सिर्फ मेंस के लिए आप नोट्स भी बना सकते हैं, बट यही है कि ज्यादा नोट्स बनाना अवॉइड करें क्योंकि रिवाइज करने का टाइम होता नहीं है। बनाए भी तो सिर्फ एक एडिटोरियल से 1 या 2 पॉइंट्स, एग्जांपल्स, फैक्ट्स जो कुछ भी मिल रहे हैं, राइट। सर, अभी हमने ये बात की कि किस तरीके से पढ़ना है और ये बहुत क्लियर होना चाहिए। आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा सर आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि इंटरव्यू एक बहुत क्रूशियल स्टेज होता है, जैसे पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है? इंटरव्यू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बी योरसेल्फ। उसमें एक इम्पोर्टेंट वर्ड होता है नो दाई सेल्फ, खुद को जानो।
राइट? डोंट ट्राई टू इम्पर्सोनेट एनीवन, एनीवन मींस एनीवन, चाहे वो टॉपर रैंक 1 ही क्यों ना रहा हो पास्ट ईयर्स में। बी योरसेल्फ, बी नेचुरल। जो आपकी वॉइस है, अगर आपकी वॉइस लाउड है तो लाउड बोलना है, अगर आपकी वॉइस बहुत लो है तो आपको थोड़ा सा इंप्रूव करके थोड़ा सा अपग्रेड करना है ताकि सुनाई दे दे, बस। उससे ज्यादा आपको वहां पे एक स्पीकर बनने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्जांपल इज नो thyself। अवॉइड द एक्सट्रीम स्टैंड्स, जैसे बहुत एक्सट्रीम स्टैंड्स नहीं लेना है, राइट? फॉर एग्जांपल नक्सलिज्म पे क्वेश्चन है तो ये नहीं बोलना है कि ड्रोन से उनको मार दिया जाएगा, ठीक है? बी अडॉप्ट अ मिडिल पाथ, क्योंकि मिडिल पाथ ही ब्यूरोक्रेसी का रूल होता है। आपको कभी भी कुछ सही कुछ गलत होता ही नहीं है। ऑलवेज इट इज द मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग लेके चलना है, राइट? अपनी पर्सनालिटी पे काम कीजिए, ठीक है? कुछ ऐसे वीडियोस देखिए जहां पे इन सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस किया जा रहा है, जैसे राज्यसभा टीवी हुआ, संसद टीवी जो अभी है। इसीलिए बोलते हैं कि इंटरव्यू के लिए संसद टीवी पे न्यूज देखना ही देखना चाहिए। प्लस जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो एक बेटर लिसनर बनिए, मतलब एक अवेयरनेस लेवल अपने अंदर लाइए कि जो बोल रहे हैं। कई बार वहां पे होता क्या है ना कि प्रेशर या स्ट्रेस को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम ना चाहते हुए अपने आप को इतना स्ट्रेसफुल कर लेते हैं, इतनी सारी ख्याल दिमाग में चलते हैं, क्योंकि वहां पे ना क्या होता है कि आपका दिमाग काम रह ही नहीं सकता। आपको सिर्फ कहीं कैसे ना कैसे करके उसको काम रखना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि यार कोई चीज कोई बोल रहा है, जैसे आसपास ही है ना, हम दोस्तों से ही बात कर रहे हैं ना, तो हम उछल के बीच में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। वो चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी। सामने वाले को अपनी बात फिनिश करने दीजिए। जैसे क्वेश्चन ही पूछा इंटरव्यूअर ने, तो आपको थोड़ा सा वेट करके सुनना चाहिए, उसके बाद अपना रिस्पॉन्ड करें, ठीक है? रिसेंट जो करंट अफेयर्स में चल रही हैं इशूज, उनके बारे में डिटेल थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करें, ताकि अपना व्यू पॉइंट आपका निकल के आए। वैसे लोग बोलते हैं ना कि जो हरिद्वार में हेट स्पीच वाली इशू हुई, इसमें आपका क्या कहना है? तो न्यूज़पेपर वाले कहते हैं उससे आप अपना व्यू निकालिए, राइट? तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आप जो लाइक माइंडेड पीपल के लीजिए, जैसे 3-4 लोग अगर इंटरव्यू दे रहे हैं या मेंस लिखे हैं, उनके साथ बात कीजिए। आप जिस मीडियम में इंटरव्यू दे रहे हैं उस मीडियम में दीजिए, मतलब बात कीजिए उनसे, राइट? अगर कोई इशू डिस्कस करना है, इंग्लिश में इंटरव्यू देना है, तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश और थोड़ा सा प्रोफेशनल लैंग्वेज में। हम लोग यहाँ यूट्यूब पे बात करते हैं, दैट इज इंटायरली डिफरेंट, ठीक है? आपको प्रोफेशनल, सिंसियर, वेरी मच अवेयर ऐसा होना चाहिए, ठीक है? तो इन बातों का ध्यान रखें। रेस्ट इंटरव्यू इज also depending upon your luck, destiny, that particular day, what is going, that is very important. So luck is always there, but just try to minimize the importance of or the role of that luck. इसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। जो भी टिप्स सर ने दिए मुझे लगता है बहुत ही यूजफुल रहेगी, और ये चीजें पूरे प्रोसेस में आप अपने इनकलकेट करिए, चाहे वो बीच में इंटरप्ट ना करना हो, अपने वॉइस को लेकर जो भी पिच होनी चाहिए वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और ये पूरे प्रोसेस के दौरान साथ साथ आप इनकलकेट करिए अपने अंदर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। हमसे अपनी जर्नी के बारे में बात करने के लिए, यूपीएससी के बारे में बात करने के लिए, और मोर ओवर तैयारी कैसे करनी है उसके लिए। थैंक यू सो मच, एंड द एंटायर टीम विशेस यू गुड लक, गुड हेल्थ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी थैंकफुल आपने ये जो अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए, and I hope that the students will definitely get benefited out of it, and thank you again. I'm sure sir this interview will act as a catalyst to them in their preparation, and they'll be highly motivated कि कुछ मैटर नहीं करता है आप किस परिवेश से आते हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, क्या लैंग्वेज आप ऑप्ट करते हैं, what only matters is your grit and determination.